हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्ड्स। आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के थर्ड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है। ये बेसिकली आपका हिंदू गार्जियनशिप वर्ड का नेक्स्ट पार्ट है, जिसको थोड़ा बहुत अमेंड किया गया था, फिर उसमें कुछ कुछ चेंजेस ला करके इस एक्ट को बनाया गया था। ये अभी इनफोर्स एक्ट है माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के रिगार्डिंग किसी भी माइनर बच्चों का। तो आज हमारा वीडियो इसी पे रहेगा। कंप्लीट 13 सेक्शन आज हम लोग डील करने वाले इस बेयर एक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पॉज कर दे, अब तोड़ देते हैं इसको। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। सेक्शन 1 और 2 पहले भी बता चुका हूं मैं कि जनरली सेक्शन 1 और 2 जो भी होता है किसी भी बेयर एक्ट का, वो उसका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट होता है कि ये कहां कहां लागू होगा और इसका नाम क्या होगा। तो इसका सेक्शन 1 जो होगा आपका माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, और सेक्शन 2 ये आपके ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। इंडिया का टेरिटरी, इंडियन डोमिसाइल में हर जगह इंडियन डोमिसाइल जितने लोग होंगे उन सभी पे अप्लाई होगा, बट वो हिंदू होने चाहिए। तो अब स्टार्ट। पहला, इट इज द थर्ड पोर्शन ऑफ हिंदू कोड बिल पास्ड ऑन 25 अगस्त 1956। ये हमारा इसका बेसिक था। फिर सेक्शन 2 बताता है कि ये कहां कहां लागू हो जाएगा। इसी बेयर एक्ट में बहुत टाइप के गार्जियंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि डिफेक्टो, एडिलिटियम गार्जियंस, एडहॉक गार्जियन, कर्ता। अब कर्ता क्या है, वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इनको भी डील कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। बट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये बेयर एक्ट सभी हिंदुओं पे लागू होगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू कौन होंगे। वो सभी लोग हिंदू होंगे जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किए जा चुके हैं। मैं कंप्लीट उसको डिफाइन नहीं करूंगा, बट एक ब्रीफ दे देता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट में वो सारे लोग आएंगे जो हिंदू होंगे, चाहे किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करते होंगे। अगर वो बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन है, तो ये सब भी हिंदू होंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है और इंडियन डोमिसाइल है, तो इनको छोड़ करके सभी हिंदू होंगे। और जो कुछ ट्राइबल्स एरिया होता है जिनका अपना खुद रिचुअल्स होता है, उनका खुद का एक कस्टम होता है, तो उनपे ये अप्लाई नहीं होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में अगर ये नोटिफाई नहीं किया जाता है, तो ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू होगा। उसके बाद सेक्शन 4 बेसिकली इस बेयर एक्ट का डेफिनेशंस पार्ट को कुछ कुछ बताता है। जैसे इसमें हमारे टोटल 3 टाइप के गार्जियन देखने को मिले। नेचर डेफिनेशन है। पहला एक नेचुरल गार्जियन, दूसरा है व्हाट इज गार्जियन, और तीसरा है माइनर। तो पहले माइनर, जो आपका माइनॉरिटी एक्ट बताता, सॉरी माइनॉरिटी बोलते हैं, मेजॉरिटी एक्ट बताता है कि जो भी लोग 18 साल से कम है वो माइनर होंगे। और ये जो बेयर एक्ट है बेसिकली इन्हीं माइनर्स के गार्जियनशिप्स के रिगार्डिंग में बात करता है। उसके बाद नेचुरल गार्जियंस वो है जो सेक्शन 6 में डिफाइन किए गए हैं। तो इनको प्रॉपर डिफिनेशन सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया, बशर्ते इसको सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद गार्जियन बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो हर एक आदमी, हर एक बंदा जो एक माइनर्स का टेक केयर कर रहा है, उसका केयर कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज का केयर कर रहा है, तो वो एक गार्जियन हो सकता है। अब ये बहुत टाइप से अपॉइंट हो सकते हैं, बहुत टाइप से होते हैं। जैसे कि पहला नेचुरल गार्जियन यानी आपके माता पिता, फुल ब्लडेड हाफ ब्लडेड मैटर नहीं करता, वो आपके माँ पापा आपके नेचुरल गार्जियंस होते हैं। उसके बाद अपॉइंटेड बाय द विल, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर का, मतलब फादर्स का कंडीशन ठीक नहीं है और एक विल बना के चल जाते कि मेरे बाद मेरे बेटे का देखभाल ये पर्टिकुलर आदमी करेगा, तो उनके बाद आपकी मां को छोड़ करके वो आदमी जिसको आपके पापा ने अपॉइंट किया है वो आपका गार्जियन बनेगा। वो होंगे गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल। उसके बाद होते हैं अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट। मान लीजिए बिना विल के आपके माँ पापा दोनों नहीं है और कोर्ट अगर आपके लिए गार्जियन अपॉइंट कर रहा है, तो हो जाएगा गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। उनका भी सेम पावर, सब चीज सेम होता है, उनका भी रूल रेगुलेशन सब चीज होता है। पर्सन इम्पावर टू एक्ट एज सच और ऑर्डर एंड इनएक्टमेंट ऑफ एनी कोर्ट वर्ड। कोई भी कोर्ट किसी इनएक्टमेंट के थ्रू अगर बताता है कि नहीं, जैसे कि ये अगर ये नहीं है तो ये बनेगा, तो वो भी अप्लाई हो सकता है। ये था आपका सेक्शन 4। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 5,
ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ये एक्ट आपके बेसिकली उन पार्ट को रिपील करता है माइनर गार्जियनशिप वार्ड एक्ट का, जो कि इसमें है। अगर मान लीजिए कुछ सेक्शंस, कुछ टर्म्स कंडीशन इसमें दिए हैं कि ये चीज इसमें वो डील कर रहे, तो जो अगर वो गार्जियनशिप वार्ड में दिया हुआ है तो वो उसको रिपील कर देगा। बट अगर कोई चीज इसमें नहीं दिया हुआ है बट गार्जियनशिप वार्ड एक्ट में दिया हुआ है तो वो प्रिवील करेगा वहां पे। तो ये कंप्लीटली गार्जियनशिप वार्ड एक्ट को खत्म नहीं करता बट उसको पार्शली कहीं कहीं पे तोड़ता है। दूसरा है कि ये जब एक्ट आया था तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जो गार्जियनशिप वार्ड एक्ट था उसके कुछ कुछ टर्म्स, उसके कुछ कुछ कंडीशंस को चेंज किए गए थे। जैसे कि पहला, रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ नेचुरल गार्जियंस। पहले क्या था ना कि ये माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट से पहले क्या था कि आप अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपके मम्मी पापा मान लीजिए नहीं है, तो आपके ज्वाइंट फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो, जैसे मेरे घर में लेके चलते तो मेरे दादाजी, इन फॉर्च्यून अगर कुछ होता है मेरे माँ पिता को, तो मेरे दादाजी मेरे नेचुरल गार्जियन बनते हैं। ये एक्ट के पहले था बट अब ऐसा सीन नहीं है। अब क्या है कि अब प्रॉपर सिस्टमैटिक से चल रहा है, तो नंबर्स को कम कर दिया है। वो बनेंगे नेचुरल विल्स के टेस्टामेंटरी फैक्टर्स के कारण में। एज ऑफ माइनॉरिटी पहले क्या था कि 12 साल था, फिर उसको 16 साल किया गया, अब 21 साल किया गया, सॉरी 18 साल किया गया। मैरिज के लिए वो 21 साल है तो वो नहीं, लेकिन जो माइनॉरिटी का है कि 18 साल से कम बच्चे है तो वो माइनर है। पहले ये दूसरा था, 16 साल था, 12 साल था उससे पहले। उसके बाद कंट्रोल ओवर नेचुरल और टेस्टामेंटरी गार्जियंस, मतलब जो कंट्रोल है, जो गार्जियन आपको एडहॉक गार्जियंस आपको कोर्ट जो एडहॉक गार्जियन आपको अपॉइंट कर, उसके पास कंप्लीट पावर नहीं होता है जैसे आपके नेचुरल गार्जियंस को होंगे। तो उनको पावर्स को थोड़ा कर्टेल किया गया, थोड़ा कम किया गया, ताकि वो उतना ही काम कर सकते जितना उनको स्पेसिफाई किया गया हुआ। अगला सेक्शन, सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन जैसे सेक्शन 4 में बोले कि सेक्शन 4 का में जो डेफिनेशन सेक्शन 1 नेचुरल गार्जियन के बारे में बोला कि नेचुरल गार्जियन को जो है सेक्शन 6 डिफाइन करेगा। तो सेक्शन 6 में टोटल 3 क्लॉजेस दिए हैं जिसमें बोला है कि नेचुरल गार्जियंस कौन होंगे। पहला, जब लड़का या लड़की शादीशुदा नहीं है तो पहले उनके पापा होंगे, सेकेंडरी उनकी मां होंगी। दूसरा, जब पिता नहीं है तो मां होगी। तीसरा, जब लड़की की शादी हो चुकी है तो उसका हस्बैंड उसका प्राइमरी गार्जियन होगा। सेम सिचुएशन आपका अडॉप्टेड चाइल्ड में भी होगा। सेम अडॉप्टेड चाइल्ड में भी उसके प्राइमरी गार्जियन जो होंगे, पहले पिता होंगे फिर मां होगी, और फिर अडॉप्टेड और फिर पिता नहीं है तो फिर मां होगी। और जब शादीशुदा अगर अडॉप्टेड गर्ल है तो उसका हस्बैंड होगा आफ्टर द मैरिज। अब एक सवाल उठता है कि चाइल्ड मैरिज जो हमारे यहाँ वैलिड मैरिज है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, बट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज के अकॉर्डिंग अवॉइडेबल मैरिज है, तो चाइल्ड मैरिज में क्या होगा? चाइल्ड मैरिज के सीन में क्या होगा कि जो हस्बैंड होगा, जो माइनर लड़का होगा, वो अपने सारी राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसका प्राइमरी गार्जियन हो जाता हूं, मैं इसके प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, ये सब चीज ये क्लेम नहीं कर सकता है। बट लड़की हर वो चीज क्लेम कर सकती है अपने उस माइनर हस्बैंड से, जो उसको एक वैलिड मैरिज के थ्रू मिलता, जो पावर उसको एक प्रॉपर मिलती, बट लड़कों को ये नहीं मिलता। उसके बाद सेम सिचुएशन, अगर मान लीजिए ये था लेजिटिमेट चाइल्ड का, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो इलेजिटिमेट चाइल्ड में क्या होगा कि पहले मां उसकी प्राइमरी गार्जियन होगी और पिता सेकेंडरी गार्जियंस होते हैं। और मैं इस पूरे सेक्शन में एक चीज बोल रहा हूं कि पिता नहीं है या मां नहीं है, तो इसका सिंपल एक मतलब ये नहीं होता कि वो डेथ हो चुका है। डेथ ही एक रीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि डिजर्शन हो सकता है कि वो संन्यास ले लिए, छोड़ दिए, त्याग दिए, वो मोह माया से परे हो चुके हैं वो। दूसरा, कन्वर्जन कर लिए अपना, जब वो कन्वर्ट कर लिए तो ऑब्वियस सी बात उन पे हिंदू का एक्ट लगेगा ही नहीं, हिंदू फैमिली लॉ का एक्ट उन पे लगेगा ही नहीं। और फिर हो गया कि छोड़ छाड़ के चले गए, 10 साल 12 साल तक उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन सब केसेस में, और अगर विल के थ्रू अगर किसी को अपॉइंट कर दिए तो फिर उस केसेस में वो उन पिता के बाद वो बनेगा, मां नहीं बन पाएगी। ये थे आपके नेचुरल गार्जियंस। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 8 पावर ऑफ ए नेचुरल गार्जियंस। बेसिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में, तो इस जो बेयर एक्ट का सबसे प्राइम मोटो है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर चाइल्ड। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको को पार्सनली राइट्स के बारे में अगर आइडिया होगा,
तो जो कोपार्सनल राइट्स चाइल्ड को मिले हैं, उसके थ्रू उसको जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, वो नेचुरल गार्जियन भी उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है कि बेच दिए, या वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसके कारण इनकेस फ्यूचर में जाकर के उस चाइल्ड पे उसका बर्डन आ जाए। ये भी वो नहीं कर सकते हैं। उनका जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी वर्क है, वो है अपने चाइल्ड का वेलफेयर करना, उनके जो इंटर स्टेट है उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका देखभाल करना। दूसरा, वो कोई भी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते, अगर देते हैं तो हार्डली टू हार्डली 5 साल तक हो सकता है, 5 साल के ज्यादा वो लीज पे नहीं दिया जा सकता। दूसरा, अगर मान लीजिए चाइल्ड का 1 साल के बाद वो माइनर मेजर हो जाता है, मान लीजिए 17 साल का लड़का है, अगले साल वो 18 का हो जाए, तो उस केस में वो 1 साल से ऊपर यानी मेजोरिटी यानी 18 से 19 साल तक में ही उसका वो जो डिस्पोज ऑफ वो जो लीज वाला प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये था आपका नेचुरल गार्जियंस के पावर। बाकी तो वो जो मारा पीटी चलता ही रहता है। उसके बाद होता है टेस्टामेंटरी गार्जियंस एंड देयर पावर, सेक्शन 9। क्या होता है ना, बिफोर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, पिता विल के थ्रू किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते थे गार्जियन। बेसिकली अगर पिता नहीं रहे तो जो फैमिली के मेंबर्स होंगे, सीनियर मेंबर्स होंगे, वो उसके टेस्टामेंटरी गार्जियंस बन जाते हैं। बट इस एक्ट के बाद अगर कोई विल बना करके गए हैं तब उसका टेस्टामेंटरी गार्जियन वही बनेगा जो विल में अपॉइंट किया गया है। मान लीजिए अगर विल नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जैसे कि मान लीजिए उसका बड़ा भाई अगर है तो बड़ा भाई, अगर दोनों के दोनों ही माइनर है, दोनों के दोनों भाई या बहनें सारे कोई माइनर है, तो फिर उसके कर्ता हो जाएंगे जो फैमिली के कर्ता होंगे, जैसे दादाजी ये सब वगैरह। या फिर कोर्ट उस केस में अगर उसको लगता है तो कोर्ट उस केस में कोई अपॉइंट करेगा। ये सब जो सेकेंड मतलब जो बाहर से गार्जियंस अपॉइंट होते हैं ये बेसिकली टेस्टामेंटरी गार्जियंस होते हैं जो सेक्शन 9 में डील किया गया है। उसके बाद है आपका सेक्शन 10, माइनर इनकम्पिटेंसी टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी आपको सेक्शन 6 में बताया कि माइनर जो लड़का है शादी का, माइनर चाइल्ड मैरिज में जो लड़का हस्बैंड बना वो तो प्राइमरी गार्जियन बनता है। बट सेक्शन 10 में एक बात बोला है कि जो माइनर है हस्बैंड, वो अपनी वाइफ का प्रॉपर्टी इनटेक नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी पर गार्जियनशिप नहीं चला सकता। कि जैसे मान लीजिए मैं शादी किया हूं, मेरा चाइल्ड मैरिज हुआ है, मेरी बीवी के नाम पे 10 करोड़ का संपत्ति है, तो मैं उस 10 करोड़ की संपत्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे पास वो पावर नहीं है। ये सेक्शन 10 में बोला गया। बट पूरे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में ये नहीं बोला गया है कि जो लड़की है, जो माइनर गर्ल है या फिर उसका जो चाइल्ड होगा, उनका क्या होगा, उनका प्राइमरी गार्जियन मैं बन सकता हूं या नहीं। अगर मेरा चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो मेरी वाइफ, और अगर इनकेस मेरा कोई बच्चा होता है तो उन दोनों का मैं प्राइमरी गार्जियन बन पाऊंगा कि नहीं। बट अगर जनरल कॉन्सेप्ट देखा जाए जो कि आपका सेक्शन 6 में है, तो वहां पर बोलता है कि नहीं, उस केस में मेरे माता पिता मेरे रहेंगे, उनके माता पिता उसके नेचुरल गार्जियंस रहेंगे। बट व्हाट इफ आई क्लेम द राइट्स, इसके रिगार्डिंग में माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में कुछ वैसा बताया नहीं गया है। उसके बाद सेक्शन 11, डिफेक्टो गार्जियन। डिफेक्टो गार्जियंस होते हैं बेसिकली कि जो इस एक्ट मतलब वो करता हो गए, मतलब घर के जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, घर के जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो डिफेक्टो गार्जियंस होंगे। उनके पास भी सेम पावर होगा जो नेचुरल गार्जियंस के पास पावर होता है कि वो डिस्पोज ऑफ कोई प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। अगर किसी को लीज पे देते हैं तो 5 साल, फिर वो 1 साल वाला टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरा, अगर कोई गार्जियन डिफेक्टो गार्जियन, ये नेचुरल गार्जियन से नहीं होता, इसमें एक एक्स्ट्रा है कि अगर कोई डिफेक्टो गार्जियन माइनर्स के इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सेल करता है तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल सामने वाले पार्टी के रिस्पेक्ट में नहीं, माइनर चाइल्ड के रिस्पेक्ट में होगा। अगर मुझे उसको इनवैलिड करना है तो इनवैलिड हो जाएगा। सामने वाले पार्टी के कॉन्सिक्वेंस, सामने वाले पार्टी का ओपिनियन वहां मैटर नहीं करता, माइनर चाइल्ड का मैटर करेगा। उसको जो प्रॉब्लम हुई, उसको जो कंपनसेशन, उसको जो डैमेजेस, वो डिफेक्टो गार्जियंस बेयर करेगा जो इसने सेल किया है। उसके बाद सेक्शन 12, गार्जियनशिप रिगार्डिंग माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑन द ज्वाइंट फैमिलीज प्रॉपर्टी। नो सच गार्जियन कैन बी अपॉइंटेड फॉर द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, द एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली एक्ट इन दैट रिस्पेक्ट। टेस्टामेंटरी गार्जियनशिप में मैंने ये ऑलरेडी बोला था कि कोई भी नहीं कर सकता अगर उस घर के कोई भी बड़े आदमी हैं तो। द एल्डेस्ट सन
सेम सिचुएशन कि बड़ा भाई है तो वो देखभाल करेगा, लेकिन अगर वो भी माइनर है तो करता, या जो भी उस घर के सीनियर मोस्ट मेंबर, लेकिन अगर उनको लगता है कि वैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मान लीजिए वो एक न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है, तो माता पिता अगर नहीं है तो जो बड़ा भाई है वो देखेगा, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो गोट उनको अपॉइंट करेगा, सिंपल सा ही है, उनका भी सेम पावर होगा। उसके बाद सेक्शन 13, माइनर्स वेलफेयर टू बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। इस पूरे पे एक्ट में अभी तक जितना मैंने बताया, जितना आपको समझ में आया, उसमें बस एक चीज ध्यान दिया होगा, हर जगह माइनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है जिस हद तक जाकर, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को प्रोटेक्ट किया गया चाहे जिस हद तक जाना पड़े, क्योंकि उसमें चाइल्ड मैरिज को भी वैलिड मैरिज बताया है, सोचिए उस हद तक। तो यहां पर भी अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वहां वॉइडेबल कंसिडर किया जाए, तो वो सिर्फ माइनर के कॉन्टेक्स्ट में। सेम सिचुएशन, माइनर्स की प्रियोरिटी सबसे सुप्रीम है, उसकी प्रियोरिटी, उसका वेलफेयर को पैरामाउंट कंसिडर किया गया उस पूरे एक्ट में। तो हमारा आज का टॉपिक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्टेशन होगा, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।